हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के क्वेश्चन पेपर, जिसका शीर्षक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, के प्रश्न पत्र का आंसर की के लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग एमएड सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका क्या सही उत्तर है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एमएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पेपर आईडी 3471 है, और इसमें कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे। जिसमें से पहला प्रश्न आपका है वह है कि वुड के घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद थे। हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर देयर इज वुड्स मैनिफेस्टो 1854। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 125। तो वुड का जो घोषणा पत्र था 1854 का, उसमें कुल 100 अनुच्छेद थे, 100 आर्टिकल्स थे। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन आपका सी वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को स्वीकार किया गया। विच लैंग्वेज हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वुड्स मैनिफेस्टो। ऑप्शन ए अंग्रेज़ी एवं हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी एवं देशी भाषा, ऑप्शन सी देशी भाषा एवं हिंदी, ऑप्शन डी लोक भाषा एवं संस्कृत। तो वुड का जो डिस्पैच था 1854 का, उसमें शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और देशी भाषा को स्वीकार किया गया था। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन किस सन में बुलाया गया था। ऑप्शन ए 1895 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1901 में, ऑप्शन डी 1902 में। तो शिमला जो शिक्षा सम्मेलन था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, वो सन 1901 में बुलाया गया था। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस सन में किया गया था। इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ऑप्शन ए इन 1900 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1902 में, ऑप्शन डी 1903 में। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1982-83 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1982-83 इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए सैंडलर कमीशन, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, ऑप्शन सी सार्जेंट कमीशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय शिक्षा आयोग यहाँ पे 1882-83 होना चाहिए था, जो कि गलत प्रिंट हो गया है। तो उसको हम लोग हंटर कमीशन के नाम से जानते थे। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सैंडलर कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सैंडलर कमीशन जो कि 1917 में उसकी गठन किया गया था, उसको हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय सैंडलर कमीशन का दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा सम्मेलन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किए गए। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन जो कि 1901 में हुआ था, उसमें कुल 150 से ज़्यादा प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सैंडलर आयोग की जांच का विषय क्या था। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द सैंडलर कमीशन इंक्वायरी। ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय की अव्यवस्था,
और आवश्यकताओं की जांच करना। ऑप्शन बी, कलकत्ता एवं अन्य विश्वविद्यालयों की व्यवस्था एवं आवश्यकताओं की जांच करना। और ऑप्शन सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देना। ऑप्शन डी, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देना। तो सैंडलर आयोग, जिसकी स्थापना 1917 में की गई थी, इसको हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसका जो जांच का विषय था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था एवं आवश्यकताओं की जांच करना था। टू एग्जामिन द कंडीशन एंड नीड ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जिस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया गया, उसे किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था, उस समय एक जो राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोखले के विधेयक में प्राथमिक शिक्षा का व्यय का भार किसके द्वारा वहन करने का सुझाव दिया गया था। इन द गोखले बिल द एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वाज सजेस्टेड टू बी स्पेंड बाई। ऑप्शन ए, अभिभावकों द्वारा। ऑप्शन बी, स्थानीय बोर्डों द्वारा। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा। ऑप्शन डी, स्थानीय बोर्ड एवं सरकार द्वारा संयुक्त रूप से। तो जो गोखले का विधेयक था प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, उसमें जो शिक्षा का व्यय था उसका वहन करने का जो सुझाव उन्होंने दिया था स्थानीय बोर्ड और सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वप्रथम किस सन में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फर्स्ट proposed a proposal regarding primary education। ऑप्शन ए 1905 में। ऑप्शन बी 1910 में। ऑप्शन सी 1911 में। ऑप्शन डी 1912 में। तो जो गोखले द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था, वो सन 1911 में 1911 में उसको उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन के सभापति कौन थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, सरदार पटेल। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन के सभापति महात्मा गांधी थे। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि वर्धा शिक्षा योजना किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बाई विच कमेटी वर्धा एजुकेशन स्कीम वाज प्रेजेंटेड। ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन समिति। ऑप्शन बी, राधा कृष्ण समिति। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी समिति। ऑप्शन डी, गोखले समिति। तो वर्धा शिक्षा योजना थी वो जाकिर हुसैन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्धा शिक्षा योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, प्रारंभिक तालीम। ऑप्शन बी, बुनियादी तालीम। ऑप्शन सी, प्राइमरी तालीम। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्धा शिक्षा योजना को हम लोग बुनियादी तालीम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए, 26 मई 1949 को। ऑप्शन बी, 25 जून 1949 को। ऑप्शन सी, 25 जुलाई 1949 को। ऑप्शन डी, 25 अगस्त 1949 को। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 25 अगस्त 1949 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए, राधा कृष्णन आयोग। ऑप्शन बी, मुदालियर आयोग। ऑप्शन सी, यशपाल आयोग। ऑप्शन डी, हंसा मेहता आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952 में गठित किया गया था, उसको हम लोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? ऑप्शन ए बम्बई विश्वविद्यालय के, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय के, ऑप्शन सी पंजाब विश्वविद्यालय के, ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय के। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है वो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन डी डॉक्टर DS कोठारी। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कि 1964 में गठित किया गया था, इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर DS कोठारी, यानी दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम है। वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या इसको हम लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के क्या कारण थे? ऑप्शन ए समूची शिक्षा प्रणाली की विस्तृत जांच एवं सुधार हेतु सुझाव देने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा प्रणाली को लेकर व्याप्त असंतोष के कारण और निराकरण के उपायों पर विचार करने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा को सुनियोजित कर उसे भारतीय आधार प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 19 में जो आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के क्या कारण थे, तो जो आपके ऑप्शन प्रश्न संख्या 19 में दिए गए हैं वो सभी कारण थे। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सा सुधार सम्मिलित नहीं है? विच रिफॉर्म इज नॉट included in the National Education Policy 1986 regarding to evaluation process? ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली को लागू करना, यह सुधार जो है सम्मिलित था। ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर अंकों के स्थान पर ग्रेड का निर्धारण करना, यह भी जो है 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था उसमें सुधार में यह भी सम्मिलित था। ऑप्शन सी वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जाना, ये जो नहीं था। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुधार सम्मिलित नहीं था 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा कि वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जाना। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत एक स्कूल भवन में क्या सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए? ऑप्शन ए कम से कम एक बड़ा कमरा, एक बरामदा तथा लड़के लड़कियों के लिए पृथक पृथक शौचालय। ऑप्शन बी कम से कम 2 बड़े कमरे, एक बरामदा तथा लड़के लड़कियों के लिए पृथक पृथक शौचालय। ऑप्शन सी कम से कम 2 बड़े कमरे, एक बरामदा तथा एक शौचालय। ऑप्शन डी कम से कम एक बड़ा कमरा, एक बरामदा तथा 2 शौचालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी कम से कम 2 बड़े कमरे, एक बरामदा तथा लड़के और लड़कियों के लिए पृथक पृथक शौचालय। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1992 की संशोधित 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के संदर्भ में एक प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षकों के होने का सुझाव दिया गया था? ऑप्शन ए कम से कम 1 शिक्षक, ऑप्शन कम से कम 2 शिक्षक, ऑप्शन सी कम से कम 3 शिक्षक, ऑप्शन डी कम से कम 4 शिक्षक। तो 1992 की जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के संदर्भ में एक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों के होने का सुझाव दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना क्या है? व्हाट इज द एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? ऑप्शन ए 5+3+3+4, ऑप्शन बी 4+3+3+5, ऑप्शन सी 5+4+3+3, ऑप्शन डी 3+3+4+5। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है उसमें जो शैक्षणिक संरचना है, एजुकेशन स्ट्रक्चर है, वो है 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए
आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ऑप्शन ए व्यापक, ऑप्शन बी सतत, ऑप्शन सी सतत एवं रचनात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है, 2020 है, उसमें सीखने के लिए सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपसे पूछा गया है कि शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किस सन में की गई थी। In which year the Education Commission was appointed by the Government of India? ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1967 में। तो भारत सरकार द्वारा जो है शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1964 में की गई थी। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। 26 इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब नियुक्त किया गया था। When was the University Education Commission appointed? ऑप्शन ए 4 सितंबर 1948 को, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1948 को, ऑप्शन सी 4 नवंबर 1948 को, ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1948 को। तो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम लोग राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो नियुक्ति है 4 नवंबर 1948 को की गई थी। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 नवंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक काल में नए शिक्षा सत्र का प्रारंभ कब होता था। ऑप्शन ए माघ मास की पूर्णिमा को, ऑप्शन बी श्रावण मास की पूर्णिमा को, ऑप्शन सी पौष मास की पूर्णिमा को, ऑप्शन डी चैत्र मास की पूर्णिमा को। तो वैदिक काल में नया जो शिक्षा सत्र वो श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देख लेते हैं। 28 को इसमें आपसे पूछा गया है कि गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले बालक का कौन सा संस्कार होना जरूरी था। विच संस्कार वाज नेसेसरी फॉर द चाइल्ड बिफोर एंटरिंग द गुरुकुल। ऑप्शन ए विद्यारंभ संस्कार, ऑप्शन बी उपनयन संस्कार, ऑप्शन सी समावर्तन संस्कार, ऑप्शन डी चौल संस्कार। तो गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले बालक का जो है उपनयन संस्कार होना जरूरी होता था। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक कालीन समय में शैक्षिक सत्र का समापन कब होता था। ऑप्शन ए श्रावण मास की अमावस्या को, ऑप्शन बी चैत्र मास की अमावस्या को, ऑप्शन सी पौष मास की अमावस्या को, ऑप्शन डी वैशाख मास की अमावस्या को। तो वैदिक कालीन समय में शैक्षणिक सत्र का समापन जो है पौष मास की अमावस्या को होता था। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कठोपनिषद में प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के संबंध में कितने प्रकार की विद्याओं का उल्लेख मिलता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर मेंशन्ड इन कठोपनिषद इन रिलेशन to ancient Vedic period education system। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला स्थित था। ऑप्शन ए मगध में गंगा के तट पर, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी वर्तमान समय में पाकिस्तान में, ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र तक्षशिला था वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालक को क्या कहा जाता है। व्हाट वॉज द चाइल्ड कॉल्ड आफ्टर प्रव्रज्या संस्कार। ऑप्शन ए सामनेर, ऑप्शन बी बिच्छू, ऑप्शन सी बटुक, ऑप्शन डी द्विज। तो प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालक को सामनेर कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार के पश्चात बालक को किस स्तर की शिक्षा में प्रवेश मिलता था। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा में, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा में, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा में, ऑप्शन डी मठ में। तो बौद्ध काल में जो उपसंपदा संस्कार होता था उसके बाद बालक को उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देख लेते हैं। 34 को इसमें आपसे पूछा गया है कि विक्रमशिला बिहार की स्थापना किस राजा ने किया था। विच किंग फाउंडेड विक्रमशिला बिहार। ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने, ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने, ऑप्शन सी 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमसेन ने, और ऑप्शन डी दिया है कि 6वीं शताब्दी में गुप्त सम्राटों ने। तो विक्रमशिला जो बिहार था उसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मकतब में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों प्रकार की। तो मकतब में जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देखते हैं। 36 इसमें आपसे पूछा गया है कि मुगल काल में बिस्मिल्लाह की रस्म कब होती थी। ऑप्शन ए मकतब में प्रवेश के समय, ऑप्शन बी मदरसा में प्रवेश के समय, ऑप्शन सी दरगाह में प्रवेश के समय, ऑप्शन डी मस्जिद में प्रवेश के समय। तो मुगल काल में जो बिस्मिल्लाह की रस्म होती थी वो मकतब में प्रवेश के समय होती थी। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम काल में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था। ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फाली। तो मुगल काल में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो फारसी भाषा का ज्ञान का होना आवश्यक था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देख लेते हैं। 38 को इसमें आपसे पूछा गया है कि 1813 के आज्ञा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष कितने रुपए भारतीय शिक्षा पर व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया था। तो जो 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें कुल भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपया व्यय करने हेतु जो है निर्देश दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 38 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस सन में अपनी शिक्षा नीति को घोषित किया। इन विच ईयर लॉर्ड विलियम बेंटिंग अनाउंस हिज एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन ए 1830 में, ऑप्शन बी 1832 में, ऑप्शन सी 1835 में, ऑप्शन डी 1837 में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 में अपनी शिक्षा नीति को घोषित किया था। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं 40 को, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सन 1813 के आज्ञा पत्र की किस धारा में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर धन व्यय करने को निर्देशित किया गया। विच सेक्शन ऑफ मैंडेट ऑफ 1813 डायरेक्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्पेंड मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ऑप्शन ए 40वीं धारा में, ऑप्शन बी 41वीं धारा में, ऑप्शन सी 42वीं धारा में, ऑप्शन डी 43वीं धारा में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सन 1813 का आज्ञा पत्र था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी धारा 43 जो थी उसमें यह कहा गया था कि वो भारतीयों की शिक्षा पर धन व्यय करने के लिए उसको डायरेक्शन था, निर्देश दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन डी 43वीं धारा आपका सही उत्तर होगा। इन द 43rd सेक्शन क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार आज जो आपके एमएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र हुआ था उसमें जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।